Namaskar. Welcome to Life Express. Today, the world is looking at India and India is looking at the world with its age-old conviction of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the whole world is our family. वैसे देखा जाए तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का नारा लगाते लगाते बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे भी ना ही कोई आक्रमण किया और ना ही कभी राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस, कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है तो कहीं फूड क्राइसिस, कहीं वाटर क्राइसिस है तो कहीं सेंसिटिविटी क्राइसिस। और इन सभी क्राइसिस या संकटों के बीच आज दुनिया एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है ताकि वे शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस आज दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। बट इंडिया हैज़ अ suitable model of living and holistic well-being aimed at creating a better world of peace and harmony. और उस मॉडल को ही आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन की सभी समस्याओं का पर्याप्त निदान बताया गया है। और मेरे इस कार्यक्रम लाइफ एक्सप्रेस का उद्देश्य भी आप सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराना है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम एक बार फिर मिलेंगे समाज के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन हम और आप उससे बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपने विशिष्ट अतिथि का आपसे एक संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे विशेष अतिथि का जन्म 7 दिसंबर 1977 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के तावड़ू में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं समाज सेवा के भाव के साथ कई विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। As an academician, he is currently serving Government College, Kheri, Gujran, Faridabad as assistant professor. सबसे खास बात जो उनके व्यक्तित्व का है वो है उनका समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करने का जुनून। और उसी जुनून की वजह से आज हमारी लाइफ एक्सप्रेस टीम ने उन्हें आज हमारे साथ जोड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेश कुमार सोनी जी का। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपने समस्त लाइफ एक्सप्रेस टीम तथा अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको यहाँ स्वागत करना चाहूंगा आपका, और लाइफ एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए हम आपका सादर आभार व्यक्त करते हैं।
नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। वेल डॉक्टर राजेश, जैसा मुझे ज्ञात है जी कि आप कई प्रकार के सोशल वेलफेयर कार्यों में दिल से जी सक्रिय रहते हैं जी और उसी का नतीजा है कि आपने कई लोगों के जीवन को उजड़ने से बचाया है। जी तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप इस बात पर प्रकाश डालें कि ये सोशल वेलफेयर की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली आपको? जी सर, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा जो हमारे समाज में जो सोशल वर्कर हैं, जो जी जान से जुटे हुए हैं समाज के प्रोग्रेस के लिए, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं, और जो आर्मी सोल्जर्स हैं, इन सब से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम समाज के लिए कुछ बेटर कर पाए, समाज बहुत में अच्छा। कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ डेवलपमेंट हो। इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है। और ये कब से मतलब ये आपको ये प्रेरणा मिली है? अगर मैं टाइमलाइन में पूछूं तो? जी, तकरीबन आप मान लीजिए लगभग 8 साल हो गए हैं मुझे। 8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और मेरे अंदर यही रहता है कि मैं कुछ समाज के लिए कर पाऊं, थोड़ा बहुत भी अगर मैं कर पाऊं तो ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी सर। ये है। बहुत ही अच्छा, और जो बहुत मेरे अच्छा। स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको भी मैं टीच करता हूँ कि वो अपने अंदर कुछ आदर्श रखें, समाज के लिए अगर वो कुछ कर पाए तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो ये सब बातें हैं सर, अपने बहुत स्टूडेंट्स को भी मैं एजुकेट इस बारे में करता हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, तो चूंकि दूसरों की मदद करना आपका स्वभाव है, जी तो आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कोई 3 ऐसी अविस्मरणीय मदद की घटनाएं जी जो भुलाने योग्य नहीं है आपके जीवन में। आप हमसे 3 ऐसी घटना को साझा कीजिए जो कि जी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जी सर, जी। ये बीकानेर राजस्थान में लास्ट ईयर एक जो लड़की है वो मिसप्लेस हो गई थी, हम्म। वो कहीं चली गई थी। तो मेरे मन में एक बात आई कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने तुरंत हम्म। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय पर, उनको एज ए मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उनको तुरंत लेटर लिखा। जो डीजीपी सर थे वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको लेटर लिखा, और जो एसपी बीकानेर थे उनको लेटर लिखा, और उनसे रिक्वेस्ट की कि तुरंत इस विषय में जो है कार्रवाई करें। राइट, क्योंकि ये फैमिली के प्रेस्टीज का मैटर था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस विषय में तुरंत जो है वो कार्रवाई करें। एक स्पेशल इंस्पेक्टर was appointed regarding this matter, and the same girl was recovered. She was found in Chennai in the 3 days. So that is the incident of my life that I would like to mention with you. और जो सर दूसरी घटना है जिसे मैं नहीं भुला पाता हूं सर, वो थोड़ा सा मीडिया का रोल है। 26/11 का जो अच्छा, अटैक हुआ ये था। बताइए उस लड़की की जो आपने घटना जो आपने सुनाया अभी, तो जी उनके माता-पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? सर, शायद उस फैमिली को पता भी ना हो कि मैंने वो लेटर लिखा है, क्योंकि हाँ। मैं उन फैमिली के टच में नहीं था क्योंकि वो राजस्थान के लोग हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था उस फैमिली मेंबर से, तो मुझे पता चला कि वो लड़की मिसप्लेस है। तो मैंने तुरंत जो है, मेरे मन में ये बात आई, और मैंने तुरंत जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, ऑनरेबल डीजीपी सर को तुरंत मैंने जो है एज ए मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जो है तुरंत लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस विषय पर कार्रवाई करें। और उन्होंने इस पे त्वरित मतलब कार्यवाही की मतलब? कार्रवाई की सर। एक स्पेशल इंस्पेक्टर वाज अपॉइंटेड फॉर द सेम पर्पस, वाह! और क्या वो जो बात! लड़की थी विद इन 3 डेज वो रिकवर कर ली गई सर। जी यस बहुत ही अच्छा, बहुत ही जी बड़ी बात है ये तो। जी ठीक, हाँ, दूसरी घटना आप बता रहे थे। जी। सर, दूसरा जो मीडिया जो रिपोर्ट करती है स्पेशल क्राइम के इवेंट्स पर,
उससे मुझे थोड़ी सी नाराजगी रहती है। वो बातें मुझे थोड़ी डिस्टर्ब करती है एज ए सोशल वर्कर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। चाहे वो श्रद्धा मठ केस है जो मुंबई में हुआ था, जिसमें जो मीडिया है वो एक एक पॉइंट खोल खोल कर बताती है। इससे जो कल्प्रिट पर्संस होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, राइट, वो एजुकेशन पा रहे हैं, एक तरीके से मीडिया से एजुकेशन पा रहे हैं, जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है एक सोशल वर्कर के तौर पर। इसके अलावा जो 26/11 अटैक जो हुआ था सर, तो मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि जो हमारे कमांडोज हैं वो ताज होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है लैंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए जो टेररिस्ट हैं वो फोन के द्वारा उन टेररिस्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं सेम टाइम कि जो कमांडोज हैं वो छत पर आ गए हैं। तो इस विषय में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको 2023 में मैंने लेटर लिखा था कि मीडिया की जो भूमिका है क्राइम रिपोर्ट के बारे में, उसमें हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इस विषय में मैंने उनको जो है लेटर लिखा। तो ये चीज वो है जो मुझे थोड़ी मतलब डिस्टर्ब करती है। तो मीडिया को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस विषय में अलर्ट रहना चाहिए। तो इस चीज के आपका ये कहना है कि मीडिया से जो एक अपेक्षित मतलब उम्मीदें हैं समाज को, उन उम्मीदों पे वो खड़ी नहीं उतर रही है, और उन्हें मतलब थोड़ा और अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत होगी, ना कि अपने टीआरपी को इंक्रीज करने के ऊपर। क्योंकि आपने सही कहा कि कई बार हमें मतलब कोई जो कल्प्रिट होते हैं उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी मीडिया की जिम्मेदारी है, जब तक कि मतलब किसी चीज का मतलब पुष्टिकरण ना हो जाए। उसी तरह से जैसा आपने ये मुंबई की घटना का जिक्र किया अभी, आतंकी घटना का, सही बात है। जब आप इस तरह से इन चीजों को दिखाएंगे, क्योंकि आजकल तो मतलब सैटेलाइट टीवी से हर कोई हर जगह सब चीज देख रहा है, तो उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किन चीजों की प्राइवेसी मेंटेन की जाए। तो मीडिया से कहीं ना कहीं चूक होती है, ये आपका कहना है। बहुत सही बात आपने कहा है। बिल्कुल इसकी तरफ मीडिया का भी ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और तीसरी घटना, कोई एक और घटना मैं चाहूंगा जिक्र करें। एक तीसरी घटना और है कि एज ए सिटीजन जब मैं ट्रेवल करता हूँ रोड पर, किसी दूसरे शहर में जाता हूँ, स्पेशली सोहना बल्लभगढ़ वाले रास्ते पर, मैंने नोटिस किया है सर, जो व्हीकल्स हैं वो बिना नंबर प्लेट के ट्रेवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, और ये चीज बड़ी ही डिस्टर्बिंग है एक सोसाइटी के लिए सर। जो क्रिमिनल्स हैं उनके क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी ही डेंजरस पॉइंट है सर। ये चीज काफी अखरती है मुझे। और जो एसीपी सोना है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सोना, उनको बकायदा मैंने उन व्हीकल्स की फोटो ली है मोबाइल से, उनको इन्फॉर्म किया है कि ये काफी डेंजरस है, और उनको इन्फॉर्म किया है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन सब पर वो कंट्रोल करें। और यूपी के अंदर एक रेप केस हुआ था जिसमें जो ऑटो ड्राइवर था, उस ऑटो पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। तो इस चीज को भी मैंने उसमें मेंशन किया। जो एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सोना है, उनको इस चीज के बारे में मैंने विद पिक्स जो है उनको इंफॉर्मेशन दी कि वो इन चीजों पर कम से कम हम अपने शहर में कंट्रोल जो है इस पर हम करेंगे। नहीं तो इसके बारे में क्या आपने मतलब जो हरियाणा जो स्थानीय परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसमें आपने कुछ इस तरह की सूचना दी, मतलब बताया उन्हें कि इस तरह की वारदात हो रही है, बिना प्लेट के, नंबर प्लेट के लोग चलते हैं? जी सर, मैंने जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है सर, उनको इन्फॉर्म किया था। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं सर, उनको भी मैंने जो है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी थी। राइट सर। हालांकि इस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इस पर जो है कार्रवाई हो। मतलब मेरा ये कहना था कि परिवहन विभाग के संज्ञान में भी ये बात आनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा जी। तो अंत में मैं चाहूंगा कि आप समाज में शांति, सौहार्द एवं उन्नति के लिए कोई संदेश दें, और लोगों का कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि समाज को एक नहीं कई डॉक्टर राजेश मिले, जो कि समाज को सही दिशा दिखा सके, सही मार्गदर्शन कर सके। जी, ओवर टू यू। जी
सर मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे देश का एक एक सिटीजन है उसे ये समझना चाहिए कि जो हमारा देश है वो एक फैमिली की तरह है। हम इस फैमिली के मेंबर हैं और हमें फैमिली के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए, उसके डिक्लाइन के लिए हमें काम करना नहीं चाहिए। हम्म। हर यूथ को चाहिए कि वो अपने आप को नशे से दूर रखे, सोसाइटी के नेशन के प्रोग्रेस में अपना जो उसका रोल है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उस रोल को वो प्ले करे, नशे से दूर रहे, देश के प्रोग्रेस में वो अपनी भूमिका अदा करे और सोशल वेलफेयर के रूप में वो जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनके पॉइंट में देश के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई विचार आता है तो वो उन मिनिस्टर्स को, उन ऑफिसर्स को वो इन्फॉर्म करें, चाहे वो लेटर के थ्रू, चाहे वो मिलकर करें, ताकि एक धीरे धीरे सही, चाहे धीरे धीरे सही, एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन राजेश जी, मुझे जी लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो माता-पिता के कंधे पे होता है? क्योंकि कोई बच्चा किसी घर में है और अपने माता-पिता के मतलब पूरी देख-रेख में वो बच्चा रहता है और जी रातों-रात तो कोई ड्रग एडिक्ट नहीं हो जाता है या कोई गलत आदतें किसी में नहीं आती है। तो इसमें माता-पिता की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। बच्चों का जो एक संस्कार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी तो आप इससे सहमत सर हैं बिल्कुल, जो पेरेंट्स कि हैं सर उनकी भूमिका माता-पिता को ये जिम्मेदारी ले जी सर, पेरेंट्स की बिल्कुल भूमिका होती हुँ, है। लगभग सभी पेरेंट्स इस विषय में गाइड करते हैं अपने चिल्ड्रन को कि वो इविल से अपने आप को खुद को दूर रखें। लेकिन सर जो कहीं ना कहीं कई बार जो आपने सुना होगा कि जो बैड कंपनी है वो कहीं ना कहीं सर सफर करती है। बिल्कुल। एक जो सिटीजन है, एक यूथ है, वो पीड़ित होता है कहीं ना कहीं बैड कंपनी से। और जो पेरेंट्स हैं, कई बार वो उनको पता नहीं चल पाता कि हमारा जो बेटा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उनके बेटे राइट। की जो एक कंपनी है, उस कंपनी को उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। सभी पेरेंट्स अच्छी तरीके से गाइड करते हैं अपने हुँ, हुँ, हुँ। चिल्ड्रन को, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस पर भी थोड़ा उन्हें एक ईगल आई रखने की जरूरत है। जी बहुत अच्छा जी राजेश जी, बहुत जी अच्छा लगा मुझे कि आज आप हमसे जुड़े, जी उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। जी और धन्यवाद। और आपके सराहनीय जी सामाजिक कार्यों के लिए लाइफ जी एक्सप्रेस जी ने आपके लिए एक अवार्ड घोषित किया है और वो जी अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक सोशल रिफॉर्मर। जी और सर। इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपके जी इस उपलब्धि पर ढेरों बधाई दे रहा हूँ जी आपको। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे भी भविष्य में बढ़िया बढ़िया काम समाज के प्रोग्रेस के लिए मैं करता रहूंगा, सोशल वेलफेयर के लिए करता रहूंगा। नमस्कार बहुत सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, और थैंक यू सर। बहुत सारी चीज़ें थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पुनः आपसे हम जुड़ें। और मेरे लिए भी फिज़िकली कहीं मूव करना थोड़ा उतना आसान नहीं रहता है, जी लेकिन सर। थैंक्स टू डिजिटल मीडिया जी जिससे कि हम आज जुड़ करके आपसे हम ये साक्षात्कार संभव हो पा रहा है। तो जी हम पुनः मिलेंगे और अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार सर, थैंक यू। LXP Award of Iconic Social Reformer is proudly presented to Dr. Rajesh Kumar on 21st October 2024 for his exemplary social service and welfare. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आईके सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम अपनी एक पारंपरिक मान्यता का वैज्ञानिक कारण समझेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जो ह्यूमन वैल्यू सीखा था हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए, वो था ऊ से उदारता। और अब अगला लेटर या अक्षर है दीर्घ ऊ।
अब आप सोच रहे होंगे कि दीर्घ ऊ से क्या हो सकता है। पता नहीं आपने क्या सोचा होगा, लेकिन मैंने जिस मानव मूल्य का चयन किया है दीर्घ ऊ से, वो है ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी, जिसे आप इंग्लिश में अपवर्ड कहते हैं या सामान्य हिंदी में ऊपर की ओर कह सकते हैं। तो बात अब आती है कि ऊपर शब्द का यहाँ क्या तात्पर्य है। जहाँ तक मैंने इसको समझा है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर शब्द यहाँ ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपने कई बार बातचीत के दरमियान एक दूसरे को कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर सर्वोपरि हैं, यानी ईश्वर सबसे ऊपर हैं। तो यदि आपका व्यक्तित्व या स्वभाव ऊर्ध्वमुखी है तो इसका मतलब है कि आप गॉड से या ईश्वर से कनेक्टेड हो, और गॉड या ईश्वर से कनेक्टेड होने का मतलब है कि आप में सदाचार है, गुड कंडक्ट है। दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है वही व्यक्ति सदाचार का पालन कर सकता है या सदाचारी बन सकता है। और जिस व्यक्ति में सदाचार नहीं है या जिसके आचरण अच्छे नहीं है, उसका मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए हर व्यक्ति को जितना जल्द हो सके ऊर्ध्वमुखी बन जाना चाहिए, ताकि आपका आध्यात्मिक मार्ग आसानी से प्रशस्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक भारतीय पारंपरिक मान्यता का वैज्ञानिक आधार, जिसमें हम आज समझेंगे गौ पूजन का वैज्ञानिक आधार अकॉर्डिंग टू के.वी. सिंह। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ओम यदि भारत की आत्मा है तो गौ उसके प्राण। भारत में गाय की पूजा सदा से होती आई है। गाय से प्राप्त दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये सभी पदार्थ पवित्र हैं। इन पांचों पदार्थों को मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं। पंचगव्य पापों का नाश करने वाला व शुद्ध करने वाला माना जाता है। शिव प्रिय बिल्व वृक्ष गौ माता के गोबर से उपजा है। इस वृक्ष में माँ भगवती लक्ष्मी का निवास है, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहते हैं। नीलकमल तथा रक्त कमल फूलों के बीज भी गौ के गोबर से ही उत्पन्न हुए हैं। गौ माता के मस्तक से उत्पन्न पवित्र गोरोचन सिद्धिदायक हैं। गुग्गल नाम का सुगंधित पदार्थ गौमूत्र से पैदा होता है। गुग्गल देवप्रिय आहार है, इसलिए हवन करते समय इसकी आहुति दी जाती है। यह आहुति देवताओं को प्रसन्न करती है और मनुष्य का कल्याण भी करती है। गाय से संबंधित ये सभी मान्यताएं कोई ढकोसला नहीं है, बल्कि इनके पीछे गूढ़ वैज्ञानिक आधार है। प्रकृति ने गाय के शरीर को ऐसा बनाया है कि उसके शरीर से उत्पन्न हर पदार्थ अपने में विशिष्ट गुण रखता है, जो मनुष्य के लिए हितकर है। प्रकृति गाय के शरीर में ये विशिष्टताएं दो कारणों से पैदा करती है। एक तो यह कि गाय के शरीर की जो चर्म है वह सूर्य किरणों से विशेष शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखती है, जिसके कारण गाय से पैदा होने वाले सभी पदार्थ विशेष गुणकारी होते हैं। दूसरी विशिष्टता यह है कि गाय की शारीरिक आंतरिक बनावट इस प्रकार है कि उसके शरीर से पैदा हुए पदार्थ विशेष होते हैं। प्राचीन काल में जब हमारे देश के गांव में किसी कारण महामारी, प्लेग आदि फैलता था, तब हमारे पूर्वज गाय के गोबर से घरों की दीवारों पर 4 अंगुल चौड़ी रेखा घर के चारों तरफ लिपवा देते थे, जिससे रोग के कीटाणु घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। गौमूत्र अनेक रोगों का नाश करता है।
इसमें कैंसर जैसे रोगों को भी नियंत्रित करने की क्षमता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि गौमूत्र में गंगा निवास करती है। इस मान्यता का अर्थ है कि गंगाजल की तरह गौमूत्र भी पवित्र और कीटाणुनाशक है। गाय के दूध को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। आज वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि गौ माता के चर्म में वह आकर्षण शक्ति है जो सूर्य की किरणों से एक प्रकार का स्वर्णिम तत्व आकृष्ट करके अपने दूध में समाविष्ट कर लेती है। इसी कारण गाय के दूध और घी में कुछ पीलापन झलकता है। सूर्य से प्राप्त यही पीलापन मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है, जो हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। वैज्ञानिक भाषा में गाय के घी दूध का यह पीलापन लैक्टोज कहलाता है। इस कारण गाय का दूध माँ के दूध से मिलता जुलता है। क्योंकि माँ के दूध में सबसे अधिक लैक्टोज होता है, इसके बाद लैक्टोज गाय के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध का यह गुण बच्चों का लगभग माँ के दूध जैसा ही पोषण करता है। यदि हम अन्य दुधारू पशुओं जैसे भैंस, बकरी, ऊंट, याक आदि को जंगल में बेरोक टोक चरने के लिए गाय के साथ छोड़ दें तो देखेंगे कि गाय जो वनस्पति खाती है वह दूसरे पशुओं की अपेक्षा अलग होती है, जो उसके दूध को मनुष्य के लिए अधिक गुणकारी व पौष्टिक बना देती है। भैंस घास तथा बकरी व ऊंट कांटेदार वनस्पति अधिक पसंद करते हैं, जबकि गाय घास के साथ कुछ विशेष पौधे भी चरती है जो उसके दूध को विशिष्ट बनाते हैं। एक और तथ्य ध्यान देने योग्य यह है कि गाय के दूध में गाय के अपने चर्म का रंग भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा अब यह प्रमाणित हो चुका है कि लाल रंग और काले रंग की गायों का दूध सफेद रंग की गाय से गुणधर्म में अलग है। इस कारण उनके दूध की प्रभाव शक्ति भी भिन्न होती है। इस गुणधर्म की भिन्नता का वैज्ञानिक कारण यह है कि लाल और काली गायें अपने चर्म के रंगों के कारण सूर्य की शक्ति को भिन्न भिन्न मात्रा व ढंग से अपने शरीर में ग्रहण करती हैं, जिसके कारण उसका दूध गुणवत्ता में अलग होता है। कर्मकांड में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म वाले दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्राह्मण पूजा में आपसे काली या लाल गाय का दूध लाने को कहते हैं। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि गाय के विषय में जो तथ्य बताए गए हैं वे सब भारत की देशी गाय के विषय में है। विदेशी जर्सी गाय के दूध में ये सब गुण पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होते। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि जर्सी गाय की जेनेटिक म्यूटेशन देशी गाय से भिन्न होती है। प्राचीन काल में देशी गाय की भी कई प्रजातियां थी, पर उन सब का दूध दही गुणधर्म में एक समान था। अमेरिका ने कानपुर की एक फार्म को गौमूत्र का पेटेंट दिया है और यह स्वीकार किया गया है कि गौमूत्र में कई बीमारियों की रोकथाम और ठीक करने की क्षमता है। रूस के वैज्ञानिकों विशेषकर डॉक्टर शिरोविक के अनुसार गाय के गोबर से लीपे गए घरों पर परमाणु रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं, गाय के घी की अग्नि में आहुति देने से जो धुआं उठता है वह परमाणु रेडिएशन को काफ़ी हद तक कम करता है। खेद है, आज भारत में उसी पूजनीय गाय की दुर्दशा है। वह सड़क पर गंदी चीज़ें व प्लास्टिक की थैलियाँ खाती हैं। ऐसी स्थिति में गाय के द्वारा दिया दूध दही हमें पहले जैसा पौष्टिक व निरोगी कैसे बना सकता है। तो इस फूड फॉर थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज क्लास की ओर, और जहां हम आज वर्ड स्ट्रेस के 5वें रूल को सीखेंगे। Hello everyone, so today we shall learn word stress rule 5, as you can see here. This rule says that if a bisyllabic word means if you have 2 syllables in a word,
So that word will be bisyllabic. So the rule says if a bisyllabic word is a noun, adjective, or compound noun, then put stress on the first syllable. Okay. So अगर इसको हम हिंदी में कहें तो यदि कोई नाउन या एडजेक्टिव या कंपाउंड नाउन इंग्लिश में आए और उसमें 2 सिलेबल्स रहें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने इसको अलग कर दिया है 2 सिलेबल्स में, जैसे टेबल, फुटबॉल, टूथपेस्ट, रेनी, क्लेवर, कीबोर्ड, हैप्पी, सैम्पल. सो दीज वर्ड्स हैव 2 सिलेबल्स. ठीक है. तो अगर इस तरह के वर्ड्स रहें बाइसिलेबिक वर्ड्स तो उसमें हमें करना क्या है, तो उसमें हमें स्ट्रेस देना है फर्स्ट सिलेबल पे, जिसे कि मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एक छोटा ड्रिल हम करते हैं. ठीक है. सो दीज वर्ड्स विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक टेबल. मैं टे के ऊपर में ज़्यादा बल दे रहा हूँ. ठीक है ना. देन फुटबॉल, टूथपेस्ट, रेनी, क्लेवर, keyboard, happy, sample. Fine. So this is your rule 5, but there is something like exception to this rule, as I have written here that however there are some loan nouns or compound adjectives and verbs in which second syllable is stressed, as in hotel, concise, old-fashioned, understand, relax, etc. So these are loan words. So that's why these compound words will have stress on second syllable, unlike these words. Well, so this is all for today, and next time we shall learn rule number 6. तो आज के सत्र की समाप्ति पुनः मैं एक आह्वान से करूंगा. आज हम एकेडमिक एक्सेलेंस के रेट रैस में इतने सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं कि हम हमेशा आई, माय, मी, माइन एंड माई सेल्फ को लेकर चिंतित रहते हैं. हार्डली डू वी टॉक अबाउट व्हाट वी आर अप टू. Individual growth has taken driver's seat and collective growth has taken back seat. इसलिए I request you all, especially my viewers, not to measure your success in terms of what I have achieved, rather what we have achieved. Only then we can create a society of peace, progress, and coexistence. So that's all for now. See you in the next episode. Jai Hind.